नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपब्राइट क्लासेस में। मैं हूं कृष्ण सर और मैं आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स की नई क्लास लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया था। उस क्लास में मैंने आपको समझाया था ह्यूमन वांट्स के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट ने वो क्लास ना देखी हो तो उसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस क्लास में हमने बात की थी ह्यूमन वांट्स के बारे में, ठीक है। और आपसे कहा गया था कि ये जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट अप्रोच कौन सी है? कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल एनालिसिस। सेकंड अप्रोच है ऑर्डिनल एनालिसिस या ऑर्डिनल अप्रोच। हम आज शुरू कर रहे हैं कार्डिनल एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग देखिए, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल एनालिसिस। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, कार्डिनल एनालिसिस। देखिए, अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको कार्डिनल एनालिसिस क्यों बोलते हैं। इस चैप्टर में प्रोग्रेस के साथ साथ आपको समझ में आता जाएगा, ठीक। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। तो देखिए, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, देखिए ऐसी कोई भी कमोडिटी या ऐसी कोई भी सर्विस जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर रखती है। वांट क्या होती है, लास्ट क्लास में बताया था। ऐसी कोई भी कमोडिटी या सर्विस या कोई भी गुड या सर्विस जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करता है, वो हमारे लिए यूटिलिटेरियन हो जाता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड हमारे लिए यूटिलिटेरियन है, ये जो लाइट्स यहां लगी है ये हमारे लिए यूटिलिटेरियन है। जिस मोबाइल फोन से या जिस लैपटॉप से आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लैपटॉप मोबाइल फोन आपके लिए यूटिलिटेरियन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी सर्विसेज आपके लिए यूटिलिटेरियन है। आपको भूख लगेगी, आप खाना खाओगे, वो फूड, वो भोजन जो है वो आपके लिए यूटिलिटेरियन है। ये कैमरा जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये हमारे लिए यूटिलिटेरियन है। ऐसी कोई भी कमोडिटी या सर्विस जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करती हो, वो कमोडिटी या सर्विस हमारे लिए यूटिलिटेरियन होती है और इस क्वालिटी को बोलते हैं यूटिलिटी। तो आइए बोर्ड पे देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है। डेफिनेशन में वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। कोई भी कमोडिटी में जब वांट को सेटिस्फाई करने की पावर हो, इस क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, दो एग्जांपल भी दिए हैं, देखिए। अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर अ थर्स्टी पर्सन। एक इंसान जिसको प्यास लगी हुई है, उसके लिए पानी का एक ग्लास यूटिलिटेरियन होगा, क्योंकि पानी के उस ग्लास से उसकी वांट सेटिस्फाई होगी, इसलिए वो पानी का ग्लास उसके लिए यूटिलिटेरियन है। एक और एग्जांपल देखिए, अ ग्लास ऑफ अ वाइन, शराब, वाइन। अ ग्लास ऑफ अ वाइन फॉर अ ड्रंकार्ड, ड्रंकार्ड यानी शराबी, बेवड़ा। तो एक शराब पीने वाले के लिए, एक बेवड़े इंसान के लिए वाइन का या शराब का या अल्कोहल का एक ग्लास क्या हो जाता है? यूटिलिटेरियन हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है यूटिलिटेरियन? क्योंकि एक शराबी को वांट हुई शराब पीने की, और उसको अगर वाइन का एक ग्लास मिलता है तो वाइन का वो ग्लास उसके लिए यूटिलिटेरियन होगा। किसी को स्मोकिंग करनी है, उसकी वांट है कि वो स्मोकिंग करे, और उसको सिगरेट अवेलेबल होती है, तो सिगरेट उसके लिए क्या हो जाती है? यूटिलिटेरियन हो जाती है। सो ग्लास ऑफ ए वाइन फॉर ए ड्रंकार्ड, ग्लास ऑफ ए वाटर फॉर ए थर्स्टी पर्सन, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऐसी कोई भी कमोडिटी या ऐसी कोई भी सर्विस जिसमें आपकी, हमारी, हम सब की वांट को सेटिस्फाई करने की पावर हो, वो हमारे लिए यूटिलिटेरियन हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपकी वांट सेटिस्फाई होनी जरूरी है। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। आपने सीए में एडमिशन ले रखा है, या आपने 11th क्लास में आर्ट्स या कॉमर्स लिया है, तब मेरा ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूटिलिटेरियन है। क्या आपके लिए फिजिक्स का कोई वीडियो लेक्चर यूटिलिटेरियन होगा? क्या नहीं होगा। फिजिक्स का कोई भी लेक्चर आपके लिए यूटिलिटेरियन नहीं होगा। केमिस्ट्री का लेक्चर यूटिलिटेरियन नहीं होगा, ठीक है। मेरी सर्विसेज आपके लिए यूटिलिटेरियन है, क्योंकि मेरी सर्विसेज आपकी जो वांट है, इकोनॉमिक्स पढ़ने की वांट, उसको सेटिस्फाई कर रही है। आपकी वांट है ही नहीं फिजिक्स पढ़ने की या केमिस्ट्री पढ़ने की, तो वो लोग या वो टीचर या वो वीडियो लेक्चर्स आपकी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो उनके वीडियो लेक्चर आपके लिए यूटिलिटेरियन नहीं होंगे। ठीक वैसे ही एक साइंस के स्टूडेंट के लिए मेरा वीडियो लेक्चर यूटिलिटेरियन नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो वांट है, उसकी जो डिजायर है, वो साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने की है। ओके गाइस, अब देखिए, खाली डेफिनेशन से बात नहीं बनेगी ना। जैसे हमने वांट्स पढ़ा, ह्यूमन वांट्स पढ़ी थी, तो डेफिनेशन के अलावा हमने फीचर्स पढ़े थे। ठीक वैसे ही हम यहां पढ़े मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, अब हम यहां पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, तब आपको विजन पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। काफी सिमिलर हैं, जो हमने लास्ट फीचर पढ़े थे ह्यूमन वांट्स के, उसके काफी सिमिलर है। देखिए, सबसे पहला फीचर,
इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल, ये क्या वर्ड है सर, ये बात समझ नहीं आई, साइकोलॉजिकल क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है वो सारे कॉन्सेप्ट जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी और आपने पानी का एक गिलास पिया। देखिए, आप पानी को देख सकते हो, पानी को छू सकते हो, लेकिन उस पानी का ग्लास पीने से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, बेसिकली ये जो सेटिस्फाइंग पावर है, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, क्या उस सुकून को, उस सेटिस्फेक्शन को आप देख सकते हो? आप छू सकते हो? नहीं, उसे आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसलिए यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है गाइस? जिसे सिर्फ फील किया जा सके, जिसे देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। भूख लगी थी, खाना खाया आपने, तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं सर खाना तो दिखता है, खाने को छू सकते हैं, लेकिन हम यहां क्या बात कर रहे हैं? भोजन करने से, खाना खाने से जो आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, उस सेटिस्फेक्शन को क्या आप देख सकते हो? नहीं। क्या आप छू सकते हो? नहीं। आप केवल फील कर सकते हो। बहुत तेज प्यास लगी थी, पानी पिया या जूस पिया, एक केन जूस पिया, बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा था और आपने गन्ने का जूस पिया, तो आप क्या कहोगे? अरे वाह, मजे आ गए। तो ये जो मजा आया है उसे आप सिर्फ फील कर सकते हो। दैट इज वाई यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, ये हमने ह्यूमन वांट्स में भी पढ़ी थी। क्या लिखा है? यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है? सब्जेक्टिव। देखिए, दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। यूटिलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है? सब्जेक्टिव। अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे। या क्या लिखा है? और रिलेटिव टर्म। यूटिलिटी एक रिलेटिव टर्म है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए यहां पे एक डायग्राम बनाया है। देखिए यह है ग्लास ऑफ वाटर और यह है मिस्टर एक्स। तो पानी का ग्लास ऑब्जेक्ट रहेगा और कंज्यूम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। जिसे कंज्यूम किया जाता है वो है ऑब्जेक्ट और जो कंज्यूम करने वाला है वो क्या है? सब्जेक्ट। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो यूटिलिटी है ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब, ये जो कंज्यूम करने वाला है उसके ऊपर यूटिलिटी डिपेंड करेगी। ये कंज्यूम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के ऊपर यूटिलिटी डिपेंड करेगी। अगर सब्जेक्ट को प्यास लगी है तभी तो ये वाटर, ग्लास ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा? सब्जेक्ट के लिए यूटिलिटेरियन होगा। यानी ऑब्जेक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। ऑब्जेक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी बेसिकली सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है। अगर सब्जेक्ट की डिजायर है, सब्जेक्ट की वांट है, तभी ये ग्लास ऑफ वाटर यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के लिए यानी मिस्टर एक्स के लिए यूटिलिटेरियन होगा। तो अगर मिस्टर एक्स को प्यास लगी है तभी पानी का ग्लास यूटिलिटेरियन होगा, वरना नहीं होगा। आपने भूख लगी है, आपने अभी खाना आया आपके सामने, तो खाना आपके लिए यूटिलिटेरियन है। जैसे ही आपने पेट भर के खाना खाया, फिर कोई आपका दोस्त आपको फिर से खाना ऑफर करता है, आप क्या कहोगे? नहीं यार, नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि अब आपके लिए वो खाना यूटिलिटेरियन नहीं है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को यानी कि आपको, आपका जो डिजायर है वो पूरा हो चुका है, आपका पेट भर चुका है, अब आप भोजन नहीं करेंगे। तो यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पे। इट इज अ रिलेटिव टर्म। ये रिलेटिव टर्म है कि इससे मिलने वाली यूटिलिटी किस पे रिलेट करती है? मिस्टर एक्स पे रिलेट करती है। ओके गाइज, तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं और जिनके सब्जेक्टिव पेपर है उनको पूरा डिटेल में लिखना पड़ सकता है। ठीक है, फिर देखिए इट इज वेरिएबल। ये भी हमने पॉइंट पढ़ा था पहले। इट इज वेरिएबल, वांट्स के साथ पढ़ा था, यहां यूटिलिटी के साथ भी है। वेरिएबल कैसे भैया? यूटिलिटी वेरिएबल है। वेरिएबल मींस जो बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है, वेरी करता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। सो पर्सन टू पर्सन वेरिएबल, यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरिएबल होती है। कैसे होती है पर्सन टू पर्सन वेरिएबल? जैसे मान लीजिए मैं चाय कंज्यूम करता हूं, टी पीता हूं, टी कंज्यूम करता हूं और आप चाय नहीं पीते हैं। अगर हम दोनों साथ बैठे हैं और एक कप ऑफ टी हमारे सामने रखा जाए, मेरे सामने भी एक चाय का प्याला रखा गया और आपके सामने भी रखा गया, तो कप ऑफ टी मेरे लिए यूटिलिटेरियन होगा, इस पर्सन के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए यूटिलिटेरियन होगा, लेकिन उस सब्जेक्ट के लिए, उस पर्सन के लिए यूटिलिटेरियन नहीं होगा। तो यूटिलिटी वैरी करती है, क्योंकि यूटिलिटी बेसिकली सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। एक सब्जेक्ट को चाय अच्छी लगेगी, दूसरे को नहीं लगती।
ठीक है, मान लीजिए मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूं, तो मेरे लिए ग्लास ऑफ वाइन यूटिलिटेरियन होगा, आप नहीं करते हैं, आपके लिए ग्लास ऑफ वाइन यूटिलिटेरियन नहीं होगा। आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास यूटिलिटेरियन है, वहीं साइंस के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स की क्लास यूटिलिटेरियन है। पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी वेरी करती है। ठीक, फिर है प्लेस टू प्लेस, जगह बदलती है, यूटिलिटी चेंज हो जाती है। अगर अभी अभी जो महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, और अभी अगर हम बात करें राजस्थान की, जहां मैं हूं, वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर है, एयर कंडीशनर की यूटिलिटी है। वहीं आप पहाड़ों पे चले जाएं, हिमाचल चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, तो वहां पे एयर कंडीशनर की कोई यूटिलिटी नहीं है। जगह बदलने के साथ यूटिलिटी बदल जाती है। हो सकता है हमें वहां जाकर थोड़े वुलन कंज्यूम करना पड़े, और यहाँ पे हम वुलन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं राजस्थान के अंदर। इसका मतलब जगह बदलने के साथ यूटिलिटी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। एक और एग्जांपल देता हूं, हमारे एक रिलेटिव असम में रहते हैं, और मैं असम गया था। मैं रूटीन के अंदर राइस को पसंद नहीं करता, चावल नहीं कंज्यूम करता, ठीक है, यहां जब मैं राजस्थान में हूं। लेकिन जब मैं असम गया तो वहां मेरा 2 हफ्ते रहना हुआ, तो वहां ऑटोमेटिकली मन होता था कि चावल खाए जाए। तो किसी एक मील में मैं राइस जरूर कंज्यूम करने लग गया वहां पे, एंड दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कि मैं चावल पसंद ही नहीं करता हूं, लेकिन वहां मुझे अच्छे लग रहे थे। ये जगह बदलने का फर्क पड़ता है, एनवायरमेंट चेंज हो जाता है तो डिजायर्स चेंज होती है। हमने पढ़ा था लास्ट, हमारी वांट बदलती है एनवायरमेंट के साथ, जगह के साथ। फिर टाइम टू टाइम यूटिलिटी चेंज होती है। ऑब्वियसली गर्मियों में यूटिलिटी अलग तरीके के गुड्स की होती है, सर्दियों में अलग तरीके के गुड्स की होती है। गर्मियों में वुलन की कोई यूटिलिटी नहीं है, सर्दियों में वुलन की यूटिलिटी होती है। गर्मियों में आइसक्रीम की यूटिलिटी ज्यादा होती है, सर्दियों में आइसक्रीम की यूटिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो टाइम चेंज होता है, उसके साथ साथ यूटिलिटी भी चेंज होती है। सो इट इज वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। फिर नंबर 4 पे देखिए, इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी का यूजफुलनेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब क्या है यूजफुलनेस, इसको समझिए, गौर से सुने। यहां ऊपर 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, राइट। पानी जो है, वाटर और वाइन, वाइन 2 एग्जांपल है, वाटर एंड वाइन। तो वाटर जो है वो हमारे लिए यूजफुल होता है, ठीक है। वाइन हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। क्या शराब हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल होती है? क्या नहीं होती है। शराबी से जाकर पूछोगे तो व्यूज अलग होंगे, ठीक है। लेकिन हम बायोलॉजिकली बात करें, साइंटिफिकली बात करें, क्या अल्कोहल हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाता है? नहीं, वो हमारे लिए हार्मफुल है। और पानी हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पे वाइन भी यूटिलिटेरियन है, वाटर भी यूटिलिटेरियन है। अगर मैं यहां सिगरेट लिखता, क्या सिगरेट यूजफुल है? क्या नहीं, हार्मफुल है, ठीक है। क्या टोबैको हमारे लिए यूजफुल है? क्या नहीं, हार्मफुल है। लेकिन ये सारी चीजें भी जो हार्मफुल है वो भी हमारे लिए यूटिलिटेरियन हो सकती है। समझे बच्चों? इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, यानी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूजफुलनेस पे डिपेंड नहीं करता। इस बात का मतलब ये है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूजफुलनेस पे डिपेंड नहीं करता। यूटिलिटी जो डिपेंड करती है वो सिर्फ एक बात को कंसीडर करती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। अब अगर एक सिगरेट ने आपकी वांट सेटिस्फाई की है, इट्स गुड। एक एप्पल आप कंज्यूम करते हैं, उसने आपकी वांट सेटिस्फाई करी है, इट इज ऑल्सो गुड, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। भाई अगर आप एप्पल कंज्यूम करते हैं और सिगरेट कंज्यूम करते हैं, एप्पल इज यूजफुल, सिगरेट इज हार्मफुल, बट यूटिलिटी कहता है मैं हार्मफुल और यूजफुलनेस से मेरा कोई लेन देन नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर सिगरेट पी के वांट सेटिस्फाई हो रही है, इट इज यूटिलिटेरियन। एप्पल कंज्यूम करके भी हो रही है, इट इज यूटिलिटेरियन। तो यूटिलिटी का यूजफुलनेस से कोई कनेक्शन नहीं है। 5th पॉइंट देखिए, इट हैज नो मॉरल, नो एथिकल एंड नो लीगल इंप्लीकेशंस। यूटिलिटी का मॉरलिटी के साथ, एथिक्स के साथ और लीगलिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। गौर से देखिए, जैसे यूटिलिटी का यूजफुलनेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना, वैसे ही मॉरलिटी, वैसे ही एथिक्स और वैसे ही लीगल जो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसको भी एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, मार्केट में कई तरीके के ड्रग्स बहुत बड़े लेवल के ऊपर आज के डेट में चल रहे हैं। स्पेशली पंजाब जैसे एरिया तो बहुत ज्यादा इसके लिए बदनाम है। चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, एलएसडी, है ना, इस मारिजुआना, इस तरीके की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आज के टाइम में कंज्यूम की जाने लगी है। ठीक है, गांजा जैसी चीज जो है जिसको वीड बोला जाता है, वो तो हर छोटे एरिया के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जिसके मैंने एग्जांपल लिया, चरस, गांजा, अफीम, एलएसडी, हेरोइन, मारिजुआना, इस तरीके की चीजें, क्या ये सारी चीजें हमारे लिए लीगली अलाउ है? क्या हमें नहीं है।
लीगली हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं, कानूनन तौर पर ये गलत है, लीगली हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका मन हुआ, आपकी डिजायर हुई, आपकी वांट हुई कि आपको अफीम कंज्यूम करनी है, ठीक है, या आपको चरस कंज्यूम करना है, या इस तरीके का कोई भी ड्रग जो लीगली प्रोहिबिटेड है, अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं और आपकी वांट सेटिस्फाई होती है, तो वो आपके लिए यूटिलिटेरियन माना जाएगा। भले ही वो लीगली, मॉरली, एथिकली गलत हो, लेकिन वो आपके लिए क्या माना जाएगा? यूटिलिटेरियन। तो यूटिलिटी को यूजफुलनेस से कोई मतलब नहीं है, यूटिलिटी को मॉरलिटी से कोई मतलब नहीं है, एथिक्स से कोई मतलब नहीं है, और उसका कोई भी लीगल इंप्लीकेशन नहीं होता। ओके गाइज, तो ये यूटिलिटी की डेफिनेशन कंप्लीट होती है विथ इट्स प्रॉपर्टीज। आई होप आप थोड़ा और अपने बिहेवियर की कुछ चीजों को समझे होंगे। पिछले बार हमने पढ़ा था ह्यूमन वांट्स के फीचर्स, उससे आप और ज्यादा कनेक्ट हुए अपने साइकोलॉजिकल बिहेव के साथ। और यहां देखिए, ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। एक्चुअली डिमांड का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना है तो डिमांड करने वाले को समझना है, इसलिए हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर समझ रहे हैं। अब देखिए, आगे की बात बताते हैं आपको। देखिए, कार्डिनल एनालिसिस क्या है, अभी आएगा समझ में आपको। दो तरीके के अप्रोच है, कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। देखिए, जो कार्डिनल अप्रोच है ना, इसके साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मार्शल। कार्डिनल अप्रोच किसकी अप्रोच मानी जाती है? प्रोफेसर मार्शल की। और मैं प्रोफेसर मार्शल को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन मानता हूं। कैसे, अभी आपको समझ आएगा। अब जब आप किसी चीज को, किसी साइकोलॉजिकल बिहेव को पढ़ने जा रहे हो, तो सवाल यह उठता है, क्या सर इस यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है क्या? क्या सर इस यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है क्या? मेरा सवाल आपसे, क्या हम मेजर कर सकते हैं क्या यूटिलिटी को? तो सोचना पड़ेगा आपको। आप कहोगे सर अभी आपने ही तो कहा है कि ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, जिसका हम वजन नहीं कर सकते, जिसका हम एरिया मेजर नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को मेजरमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है सर, ये तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। आप क्या कहोगे? सर ये तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसे कैसे मेजर किया जा सकता है? सर इट इज इम्पॉसिबल। मैं पूछूंगा थोड़ा और एक्सप्लेन करो, तो आपका जवाब होगा कि सर हमारे पेरेंट्स हमें जो लव करते हैं, वो लव साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, फील करते हैं उसे सिर्फ। और अगर आप मुझसे कहो कि मेरी मदर मुझे कितना लव करती है या मेरे फादर मुझे कितना लव करते हैं, इसको मेजर करके बताओ, क्या मेजर करना पॉसिबल है क्या? क्या कभी आपने ये कहा कि मेरी मम्मी मेरे को 3 kg लव करती है और पिताजी मेरे 5 kg लव करते हैं? या मेरी माताजी मुझे 2 किलोमीटर लव करती है और मेरे पिताजी 10 किलोमीटर लव करते हैं? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे फील किया जा सकता है, उसे मेजर नहीं किया जा सकता। ओके, रियलिटी तो यही है, हकीकत तो यही है। लेकिन यहां मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जब तक आप कार्डिनल एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच मार्शल की स्कूल में हो, यूं समझिए मार्शल की स्कूल जा रहे हैं अभी वहां पढ़ने के लिए, जब तक आप मार्शल की स्कूल में हैं, तब तक आप ये मानकर चलेंगे दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, रियलिटी में नहीं किया जा सकता। जिस दिन कार्डिनल अप्रोच हमारी कंप्लीट होगी, तब हम मार्शल की स्कूल को क्रिटिसाइज करेंगे, तब हम कार्डिनल एनालिसिस को क्रिटिसाइज करेंगे। और जब हम इसका क्रिटिसाइज करेंगे, तब हम कहेंगे कि मार्शल की जो बेसिक बात है, शुरुआती बात है, वो ये कहती है यूटिलिटी इज मेजरेबल, बट इन रियलिटी वी कैन नॉट मेजर सच साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम ये बात बोलेंगे और उसको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन जब तक मार्शल की स्कूल में ये एज्यूम करके चलेंगे यस इट इज मेजरेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी का एक गिलास पीते हो, तो आप बता सकते हो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वांट सेटिस्फाइंग पावर। आप अगर वाइन का एक गिलास कंज्यूम करते हैं, सिगरेट कंज्यूम करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, अपने लिए कपड़े खरीद के लाते हैं, एक नया फोन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, एयर कंडीशनर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, है ना, ये सारी चीजें जब आप कंज्यूम कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको तुम मेजर करके बता सकते हो। ठीक है, तो यहां जवाब क्या होगा? मेजरमेंट की बात आ रही है तो आप क्या कहोगे? यस इट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर किया जा सकता है। जब हम ये कहते हैं यस इट कैन बी मेजर्ड, तो एक काउंटर में फिर से क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर जितनी चीजों को भी मेजर करते हैं उसकी अपनी यूनिट होती है। जैसे वेट, भार, वजन को मेजर करते हैं तो ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, ऑन्स, इसमें मेजर किया जा सकता है। डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो किलोमीटर, मीटर, माइल्स, इसमें मेजर किया जाता है।
हाइट को मेजर करते हैं तो फीट, सेंटीमीटर, इंच इसमें मेजर किया जाता है। हर चीज को मेजर किया जाता है किसी ना किसी यूनिट में। और आप यहां कह रहे हो कि सर यूटिलिटी को मेजर किया जाता है, तो जब यूटिलिटी को मेजर किया जाता है तो यूटिलिटी के मेजरमेंट की यूनिट क्या होगी? तो मार्शल ने हमें समझाया, यस इट कैन बी मेजर्ड इन cardinal numbers such as 1, 2, 3, 4 and so on. Yes, it can be measured in cardinal numbers such as 1, 2, 3, 4 and so on. यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, एक बात। और जो दूसरी बात है उसकी यूनिट क्या होगी? तो मार्शल ने कहा, उसकी यूनिट का नाम दिया यूटिल्स, UTILS। क्या होती है इसकी मेजरमेंट की यूनिट? यूटिल्स। देखिए दिमाग में रहेगा कीड़ा आपके कि सर नहीं मेजर कर सकते। बिल्कुल सही बात है बेटा तेरी, नहीं मेजर कर सकते। एडवांस अप्रोच में हम इस एलिमेंट को हटा देंगे ऑर्डिनल एनालिसिस में, लेकिन फिलहाल क्या मानकर चलेंगे जब तक मार्शल की स्कूल में, यस इट कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर सच एज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड इट्स मेजरिंग यूनिट इज यूटिल्स। इसको यूटिल में मेजर किया जा सकता है, जैसे ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंच, ये जो मेजरिंग यूनिट है, वैसे यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है? यूटिल्स में। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आपने पानी का एक गिलास पिया और आप कहते हैं सर मुझे 50 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, या 20 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, या 100 यूनिट यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, यानी यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। ओके गाइज, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। गाइज अब हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी के बारे में एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। अब हमारी सारी जर्नी में हम ये मानकर चलेंगे यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर सच एज 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड इट्स मेजरिंग यूनिट इज यूटिल्स। ओके, तो देखिए हमारी जो हेडिंग है वो है टोटल यूटिलिटी, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे? TU, टोटल यूटिलिटी। और क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी, कैसे डिनोट करेंगे? MU, मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। मिस्टर ए जो है उनकी शादी हो रही है आज, ठीक है, और मिस्टर बी मिस्टर ए की शादी में खूब एंजॉय कर रहे हैं, ठीक। अब दूल्हे को खाना खिलाने का टाइम आया तो दूल्हा बैठा, दूल्हे के साथ उसके दोस्तों को भी बैठाया गया। अब दूल्हे को तो खाने में जबरदस्ती नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो वीआईपी है भैया, तो उसको परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन जो दूल्हे के दोस्त लोग हैं उनको खूब खाना खिलाया जाएगा, खूब खातिर की जाएगी लड़की वालों की तरफ से, ठीक। तो यूं समझिए खाने में बना था रसगुल्ला, ठीक है, और हम यहां पे रसगुल्ला ही ले रहे हैं, यूनिट्स कंज्यूम्ड। ये जो यूनिट्स कंज्यूम की जा रही है, ये यूनिट्स किसकी कंज्यूम की जा रही है? रसगुल्ला की यूनिट्स कंज्यूम की जा रही है। जो रसगुल्ला खाने की बात हो रही है उसकी यूनिट्स कंज्यूम हो रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहला रसगुल्ला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो मिस्टर और कंज्यूम करने वाला कौन है? मिस्टर बी, जो मिस्टर ए की शादी में उसके साथ खाना खा रहा है, और मिस्टर बी रसगुल्ला कंज्यूम कर रहे हैं। अब हम क्या मानकर चल रहे हैं? मिस्टर बी रसगुल्ला कंज्यूम करने पर मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिस्टर बी ने पहला रसगुल्ला कंज्यूम किया गया, या लड़की वालों ने मिस्टर बी को पहला रसगुल्ला खिलाया, अच्छा लगा मिस्टर बी को सेटिस्फेक्शन मिला। और सेटिस्फेक्शन मिला, हमने पूछा मिस्टर बी बताओ कितना सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि मार्शल की स्कूल है, क्या मानकर चल रहा है? इट कैन बी मेजर्ड। सो मिस्टर बी ने कहा यस सर, सेटिस्फेक्शन मिला 16 यूटिल्स, 16 यूटिल, 16 यूटिल, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर कुछ भी कर रहे हो सर, हाँ? पहले तो कह दिया कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ऐसे बेवकूफ बना रहे हो। मैं नहीं बना रहा भैया, मार्शल बना रहा है, ठीक है। अब कह रहे हो कुछ भी मन में आया वो नंबर बोल दिया 16, ठीक है। तो ये 16 ही क्यों आया सर? ये 10 क्यों नहीं आया? ये 5 क्यों नहीं आया? ठीक है, या ये 100 क्यों नहीं आया? कोई और फिगर क्यों नहीं? तो भैया ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब समझते हो ना, मन गणत, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया है,
ठीक है, वो हाइपोथेटिकल है। तो हमने एक बार माना 16, इस 16 के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ना मेरे पास, ना मार्शल के पास, ना मार्शल के बाप के पास, किसी के पास कोई भी लॉजिक नहीं है। लेकिन एक बार मान लेते हैं, सपोज करिए 16। अब मिस्टर बी को लड़की वालों ने दूसरा रसगुल्ला और खिलाया, दूसरा रसगुल्ला कंज्यूम किया। फर्स्ट को भूल जाओ 16 कैसे आया, लेकिन सेकंड के बारे में आप डेफिनेटली ये कह सकते हो कि सर जब दूसरा रसगुल्ला खाएंगे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना पहला रसगुल्ला खाने पर मिला था। रूटीन में होता है कि नहीं होता हमारे साथ कि हम रोटी जब कंज्यूम कर रहे हैं, खाना जब हम खा रहे हैं, और मान लीजिए आप 3 ब्रेड के पीस या 3 रोटियां कंज्यूम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कहां मिलेगा? फर्स्ट पे, सेकंड पे या थर्ड पे? जो सबसे पहली यूनिट होती है उसके ऊपर। बहुत तेज गर्मी में आपको प्यास लगी थी और आपने जूस पिया, पहली ग्लास जब आपने केन जूस की पी तो जो सेटिस्फेक्शन मिला, क्या सेकंड से वो मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। बहुत ही सेफ स्टंट है, घर पे कर सकते हो आप, आजमा के देख लो। ठीक है, जो सेटिस्फेक्शन फर्स्ट के साथ मिलता है सेकंड पे सेटिस्फेक्शन कम होता है। ये आपका मेरा यानी हम कंज्यूमर्स का बिहेवियर है। तो पहले पे तो 16 कहा, डेफिनेटली सेकंड पे सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? 16 से थोड़ा और कम हो जाएगा। कितना हो गया सेटिस्फेक्शन? मान लिया 12, इससे कम रखना है। थर्ड के ऊपर सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा, 16 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 8 यूटिल्स। फोर्थ यूनिट जब कंज्यूम की, सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। और देखिए जब आप फिफ्थ रसगुल्ला कंज्यूम कर रहे हो, जब आप फिफ्थ यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका सेटिस्फेक्शन कितना हो गया? 0। 0 सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब होता है? सैचुरेशन का पॉइंट आ गया, सैटिएटी का पॉइंट आ गया, सैचुरेशन का पॉइंट आ गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया पूरा कंप्लीट। यानी कि अब आपका सेटिस्फेक्शन, रसगुल्ले से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पूरा हो चुका है। यानी अब आपको रसगुल्ले से, रसगुल्ला से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। अब आप उसकी और यूनिट आगे कंज्यूम नहीं करोगे। ठीक है, यानी कि मिस्टर बी की जो कैपेसिटी थी या मिस्टर बी का जो सेटिस्फेक्शन मिलने का जो प्रोसेस था, वो कहां आके स्टॉप हुआ? फिफ्थ पे। ठीक है, लेकिन अब क्या थोड़ा ट्विस्ट आ गया कहानी में। मिस्टर ए की एक बहुत ही खूबसूरत साली है, साली साहिबा है, वो लेके आई रसगुल्ला मिस्टर बी को खिलाने के लिए। अब मिस्टर बी सैचुरेटेड हो चुके हैं रसगुल्ले को लेकर, अब कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन मिस्टर बी जो है फिर भी रसगुल्ला कंज्यूम करते हैं। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा, भाई देख, पेट तो मेरा भर चुका है, अब कोई रसगुल्ला खाने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन तेरी जो साली है वो बहुत खूबसूरत है और वो रसगुल्ला ला रही है, मैं ना मना करूं? मैं नहीं मना करूंगा, मैं कंज्यूम करूंगा, 100% कंज्यूम करूंगा, चाहे तकलीफ हो जाए पेट में, चाहे नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिले, पेट दर्द शुरू हो जाए, कुछ और हो जाए प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन रसगुल्ला तो मैं कंज्यूम करूंगा। और इस चक्कर में, उस साली के चक्कर में, मिस्टर बी ने सिक्स्थ रसगुल्ला जो है वो भी कंज्यूम किया। अब देखिए सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मींस नाउ सेटिस्फेक्शन बिकम्स नेगेटिव। अब वो तकलीफ कर रहा है, पेन हो रहा है, अब सेटिस्फेक्शन की अपोजिट घटना हो रही है। ठीक है, तो ये -4। फिर से एक दूसरी और साली, वो और भी खूबसूरत, वो आई रसगुल्ला लेकर। अब ये भाई साहब आज रुकने वाले नहीं है, भले इनको लूज मोशन शुरू हो जाए, इनको वॉमिटिंग शुरू हो जाए, पेट दर्द शुरू हो, ये नहीं रुकने वाले। ये नेगेटिव सेटिस्फेक्शन लिए जा रहे हैं और आगे कंज्यूम किया तो सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, -8। अब इस पूरी कहानी से आप क्या समझे? आप ये समझे कि जब हम किसी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हैं, जब हम किसी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हैं, तो हर एक अगली यूनिट के साथ, सक्सेसिव यूनिट के साथ, एडिशनल यूनिट के साथ, हमारा मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहां सेटिस्फेक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट आता है जब सेटिस्फेक्शन 0 होता है, जहां आपका सेटिस्फेक्शन 0 होता है वहां आप कंजम्पशन रोक देते हैं, और उससे आगे भी, उसके बियॉन्ड भी, 0 सेटिस्फेक्शन के आगे भी अगर आप कंजम्पशन करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। अब यहां दो कंफ्यूजन होती है जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं। पहली कंफ्यूजन ये कि सर ये 16 कैसे? भाई एक बात तो आपने पचा ली कि चलो सर मान लिया मार्शल की स्कूल में सेटिस्फेक्शन जो है वो कार्डिनल नंबर से मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये सर 16 ही कैसे आया? ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल था। आपकी इच्छा थी आप 100 ले लो, किसी की इच्छा थी 1000 लेने की, वो कुछ भी ले सकता है। मेरा मन हुआ 16 लेने का, मैंने ले लिया। मैं सिर्फ इसका बिहेवियर समझाना चाह रहा हूं आपको, और उस बिहेवियर को समझाने के लिए मैथमेटिकल टूल्स सिर्फ यूज किए जा रहे हैं। लेकिन यह बात सच है कि जब आप 16 लोगे तो अगला डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। अब आप डिक्रीजिंग ट्रेंड में, यहां देखो मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें हर बार मैंने
4 यूटिल से डिक्रीज किया, 16 का 12, 12 का 8, 8 का 4, 4 का 0, 0 का -4, -4 से आगे -8। तो आप कहोगे क्या सर हर बार जो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता है कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होता है? कोई जरूरी नहीं है बेटा, ये तो मैंने लिया है जानबूझ के। ऐसा भी हो सकता था 16 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 1, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा डिक्रीजिंग ट्रेंड में। ठीक है, ये तो बस एक इजी से इजी एग्जांपल लिया है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आपको समझ में आ सके बात अच्छे से, इसलिए हमने एक कांस्टेंट वे में इनको डिक्रीज किया। तो ये 3 बातें समझ लो कि पहली बात यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, दूसरा ये पहला वैल्यू जो भी है कुछ भी ले सकते हो आप, और तीसरा जो होगा डिक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए, बस कांस्टेंट वे में भी हो सकता है, नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है, कैसा भी ले सकते हो, लेकिन होगा डिक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, तो ये थी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी डेफिनेशन नहीं बताई तो एमयू की, मार्जिनल यूटिलिटी की होता क्या है वो बताया। अब समझते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। तो देखिए टोटल यूटिलिटी को समझते हैं। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की कितना मिला 16, तो 16 गेन हो गया। अब जब आप 16 कंज्यूम करोगे तो जब आप सेकंड यूनिट कंज्यूम करोगे तो 16 तो आपको पहले मिल चुका है, सेकंड यूनिट से कितना मिलेगा और 12, तो 16 पहले मिल गया था, 12 और मिल गया, कितना हो गया 28, यानी 16 और 12 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 28, 16 12 को ऐड किया तो कितना है 28। अब थर्ड यूनिट देखो, थर्ड यूनिट पे 8 मिला, 28 पहले से मिल चुका है तुम्हें टोटल, 8 और कंज्यूम कर लिया, अब कितना हो गया ये 36 हो गया। फिर 4 और मिला, कितना हो गया 40, फिर 0, 40 का 40 रह गया। अब जब आप 6 यूनिट कंज्यूम करते हो तो सेटिस्फेक्शन क्या हो गया आपका नेगेटिव, यानी अब 40 में ऐड करो -4 तो क्या आएगा 36, फिर 36 में ऐड करो -8 तो क्या आएगा 28। कहने का मतलब ये हुआ क्या होती है टोटल यूटिलिटी, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। 16 and 12 28, 16 12 8 36, 16 12 8 and 4 40, 16 12 8 4 0 40, 16 12 8 4 0 -4 36, 16 12 8 4 0 -4 -8 28। यानी जब हम MU को मार्जिनल यूटिलिटीज को जोड़ते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, तब हम कहां पहुंच जाते हैं टोटल यूटिलिटी पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होती है टोटल यूटिलिटी, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। क्या होती है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एट n यूनिट का मतलब किसी भी नंबर पे, सेकंड पे लेना है, थर्ड पे लेना है, फोर्थ पे लेना है, फिफ्थ पे लेना है, सिक्स्थ पे लेना है, कहीं पे भी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी एट n यूनिट क्या होगी MU at 1, MU at 2, MU at 3, MU at 4, MU at 5 एंड सो ऑन अप टू MU at n यूनिट। कहने का मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो फोर्थ यूनिट है ना, इस पे आप बताओ टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे 4 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी निकालनी है, फर्स्ट पे MU ले लो सर, सेकंड की MU ले लो, थर्ड की MU ले लो और फोर्थ की MU ले लो, चारों को जोड़ दो, ऐड कर दो, MU at 1, MU at 2, MU at 3 एंड MU at 4, तो कहां पहुंच जाओगे टोटल यूटिलिटी पे पहुंच जाओगे। देख लीजिए MU at 1 16 प्लस MU at 2 12 प्लस MU at 3 8 प्लस MU at 4 4, इन चारों को जोड़ दिया तो कहां पहुंचे हम 40 पे पहुंचे। तो ये बना फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी का, MU at 1 MU at 2 MU at 3 एंड सो ऑन अप टू MU at n। ठीक है, इसको यूं भी लिख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी क्या होती है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जब आप मार्जिनल यूटिलिटीज की टोटल कर देते हो तब आप कहां पहुंचते हो टोटल यूटिलिटी पे पहुंचते हो। MU को जोड़ दो, कहां पहुंचोगे TU पे। तो देखो डेफिनेशन टोटल यूटिलिटी की क्या होती है, इट इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटीज derived from the consumption of all the units of a commodity. It is the sum total of the utilities derived from the consumption of all the units of a commodity. तो जो भी आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, इनसे मिलने वाली यूटिलिटीज की जब तुम टोटल करते जाते हो तो कहां पहुंच जाते हो टोटल यूटिलिटी पे पहुंच जाते हो। ये थी टोटल यूटिलिटी। अब बात करते हैं अपने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी? मैं यहां एक बात आपको बता दूं, ये जो मार्जिनल वर्ड है हम कई बार पढ़ेंगे। हम यहां पढ़ेंगे पहली बार मार्जिनल यूटिलिटी में, फिर पढ़ेंगे हम मार्जिनल प्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट, फिर पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, और भी कई टॉपिक आएंगे, मार्जिनल रेट ऑफ एफिशिएंसी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारी जगह आएगी जहां पे आप शब्द यूज करोगे मार्जिनल। तो या मार्जिनल के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूं, ये जो मार्जिनल को डिफाइन करना है वो टोटल के बेसिस पे डिफाइन होता है, टोटल के बेसिस पे डिफाइन होता है। कैसे होता है देखो, फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है 16 और सेकंड पे कितनी है 28, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की फर्स्ट से 1 से 2, तो आपकी टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज हुआ, देखो ध्यान से, टोटल यूटिलिटी 16 से कितनी हो गई 28 हो गई। कितने का चेंज हुआ 16 to 28 मतलब 12, 12 का चेंज हुआ। तो ये रही देखो मार्जिनल यूटिलिटी 12। क्या बनेगी डेफिनेशन, चेंज इन टोटल यूटिलिटी
चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आगे देखो, सेकंड से थर्ड, एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने कंज्यूम की, सेकंड से थर्ड एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने कंज्यूम की, और देखो टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज हुआ? 28 टू 36। कितने का चेंज हुआ? 28 टू 36, 8 का चेंज हुआ, 8 यूटिल्स का चेंज हुआ। तो ये 8 यूटिल क्या हो गई? मार्जिनल यूटिलिटी। फिर देखिए थर्ड से फोर, कितने का चेंज हुआ? थर्ड टू फोर, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया आपने, थर्ड टू फोर, और टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज हो रहा है? 36 टू 40, फोर का चेंज हो रहा है। फिर देखो 4 से 5, एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने कंज्यूम की, कितने का चेंज हो रहा है? टोटल यूटिलिटी 4 पे भी टोटल यूटिलिटी 40 है, फिफ्थ पे भी कितनी है? 40। कितने का चेंज हुआ? 0 का, ये रहा। फिर फिफ्थ टू सिक्स, एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना हुआ? 40 टू 36, कितने का चेंज हुआ? -4, ये रहा आपके सामने। फिर 6 टू 7, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, कितने का चेंज हुआ? टोटल यूटिलिटी में 36 टू 28, कितने का चेंज हो गया? -8 का। तो कहने का मतलब हुआ कि टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर लेने पर क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज एन एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी। ये देखिए हर बार हमने जो टोटल यूटिलिटी में एडिशन हुआ उसी को तो कंसीडर किया है। इट इज एन एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी में जो ऐड होता है या जो टोटल यूटिलिटी में चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका फॉर्मूला ऐसा है, देखो mu/10 इक्वल्स टू tu/10 माइनस tu/10 माइनस 1। कैसे इसको समझते हैं? जैसे कहा गया फोर्थ यूनिट के ऊपर mu कैलकुलेट करो, n क्या है? 4। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, mu at 4, marginal utility at fourth unit is equals to tu at 4, n की जगह 4 आएगा, माइनस tu at n माइनस 1, n है 4 क्योंकि फोर्थ यूनिट पे अपने को निकालना है, n माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? थर्ड। यानी हम क्या कर रहे हैं? फोर्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी में से थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी को लेस कर देंगे तो कहां पहुंचेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी पे पहुंचेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे, आपसे पूछे तो आप कहोगे देखो सर फोर्थ पे कितना है? 40 है। ठीक इससे पहले थर्ड पे कितनी थी टोटल यूटिलिटी? 36। तो देखो चेंज कितने का हुआ, इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 36 टू 40 4 का हुआ, तो ये mu है। फॉर्मूले में वैल्यू रख के देख लो, टोटल यूटिलिटी एट फोर्थ यूनिट कितना है? 40, और टोटल यूटिलिटी एट थर्ड यूनिट कितना है? 36। तो कितना आ जाएगा ये? 4 यूटिल्स। समझ गए बात को? अभी मान लो अपने को कोई कहता 6 यूनिट पे कैलकुलेट करके बताओ, तो सेम वही बात, n हो जाता 6। तो टोटल यूटिलिटी एट 6 माइनस 6 n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, टोटल यूटिलिटी एट फिफ्थ। तो सिक्स पे टोटल यूटिलिटी कितनी है? 36 है, और फिफ्थ पे टोटल यूटिलिटी कितनी है? 40। तो 36 टू 40 कितना हुआ? 36 माइनस 40 कितना हुआ? -4। आप क्या कहते हैं? सर देखो सिक्स पे थी 36, इससे ठीक पहले थी 40, तो 40 टू 36 चेंज कितने का हुआ है सर? -4 का। तो आंसर क्या आया? -4। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का जिसको मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो मैंने यहां आपको एक सिंपल मीनिंग बताया टोटल यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी का, और यूटिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे। तब तक के लिए आप मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।